मूवी के स्टार्टिंग में हमें पीटर पार्कर दिखाया जाता है, यानी कि स्पाइडरमैन 4 साल बाद का एक लंबा अच्छा खासा गैप जहां पे वो दूसरे यूनिवर्स से वापस आ चुका था और अब तक बिल्कुल अनोसली जी रहा था, क्योंकि ना अब उसकी कोई फ्रेंड है, क्योंकि पुरानी जितनी भी मेमोरी थी वो सब कुछ हटा दी गई है, तो उसे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता है न्यूयॉर्क के अंदर। हालांकि वह स्पाइडरमैन बन के सब लोगों की मदद कर रहा है पुलिस ऑफिसर्स के साथ में मिलकर, लेकिन खुद की आइडेंटिटी अभी तक भी रिवील नहीं करता है। बड़े बड़े से जो विलन्स हैं, काफी सारे विलन्स को वो पछाड़ चुका है और न्यूयॉर्क में सभी का चहेता बन चुका है, लेकिन खुद बिल्कुल अलग अकेला और थोड़ा सा परेशान रहता है। हालांकि उसने जो घर लिया है वह बिल्कुल कबाड़ी सी जगह पे लिया है, लेकिन वहां पे उसने खुद का एआई सिस्टम डेवलप कर लिया है। वह खुद के सूट से लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहां से आराम से निकाल लेता है और बहुत अच्छे से अपनी चीजों को डेवलप भी कर रहा है। जब वह अपने ऑफिसर से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है कि शहर के अंदर एक बेकाबू टैंकर घुस गया है जो कि किसी के भी रुकने से नहीं रुक रहा है और बहुत ज्यादा तबाही मच रही है। फटाफट से पीटर वहां पे पहुंच जाता है और उस टैंकर को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। काफी कोशिशों के बाद में भी वो टैंकर नहीं रुकता है। ऐसा लग रहा था कि वो टैंकर पहले से ही प्लान बना के आया है कि आखिर उसे घुसना कहां पर है। यहाँ पे हम फ्रैंक को भी देखते हैं, यानी कि पनिशर को, जो कि इसी रोड पे घूम रहा था और इसी के साथ में यह जो बड़ा सा टैंकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था वो डीओडीसी की बिल्डिंग को टारगेट कर रहा था। डीओडीसी यानी कि डैमेज कंट्रोल। यहीं पे हम स्कॉर्पियन को भी देखते हैं जिसका जेल इस वक्त शिफ्ट किया जा रहा था। इसी वक्त यह बड़ा सा टैंकर पीटर की बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में रुक जाता है, लेकिन फिर भी डीओडीसी की बिल्डिंग के अंदर घुस ही जाता है और बहुत ज्यादा डैमेज भी कर देता है। लेकिन उसके अंदर से कोई और हथियार बंद आदमी नहीं बल्कि गुड़िया निकलती है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर की ऐसी कोई चीज है जो कि बैक टू बैक बाहर निकल रही है और जंप करते हुए किसी और आदमियों के अंदर जा रही है और उन्हें कंट्रोल करती जा रही है। एक पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल करके सीधा ऊपर ले आया गया और उसके बाद में स्कॉर्पियन, जिसे अलग केज के अंदर शिफ्ट किया जा रहा था, उसे अब आजाद करके दूसरी जगह पे छोड़ दिया जाता है। बहुत इजीली पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसने अभी क्या चीज देखी, उसके साथ में क्या हुआ और यह चीज जंप कैसे कर रही है। उसे आभास तो हर चीज का हो गया था, पुलिस से भी वो बातचीत कर लेता है, उसे चीजें समझा देता है, जिसके बाद पीटर इन सब की जानकारी के लिए येलेना के पास में पहुंचता है। हालांकि उसका ऑफिस थोड़ा सा ज्यादा ही ड्रामेटिक लग रहा था, क्योंकि वो एक स्विमिंग पूल के अंदर ही खुद के ऑफिस को बना चुकी थी कि यहीं पे उसका बाटअप है, यहीं पे उसका स्पा है, कोई भी उसके पास हथियार लेके ना पहुंच जाए। इसलिए वो हमेशा खुद को सेफ जोन में रखती है ताकि जो भी जाएगा कपड़े उतार के ही जाएगा। खैर पीटर को भी ऐसा ही करना पड़ता है। खुद की आइडेंटिटी नहीं रिवील करने के चक्कर में यहाँ पे काफी सारी कॉमेडी भी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त पीटर ने अपना मास्क पहन रखा था। येलेना से बातचीत करता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है और खुद भी समझने की कोशिश करता है कि आखिर वहां पे हुआ क्या था, आखिर ये कैसी टेलीपैथी है, आखिर किस तरीके से किसी को पोजेस्ट किया जा सकता है। जहां पे येलेना को भी थोड़ी बहुत चीजें पता थी कि आखिर डीओडीसी की बिल्डिंग को उड़ाया गया है या फिर उसे टारगेट किया गया है, तो सबसे पहले उसके सेंटर ऑफ ट्रैफिक को देखना चाहिए था, क्योंकि इन दिनों में जिसने भी उसे सबसे ज्यादा सर्च किया है वो वुमैक्स से रिलेटेड चीजें सर्च कर रहा है। अब वीमैक्स का नाम सुनते ही पीटर के भी दिमाग में यह वर्ड बैठ जाता है और उसे अब वीमैक्स से रिलेटेड चीजें तो सर्च करनी ही थी और इसी के साथ में डैमेज कंट्रोल वालों से भी बात करनी थी कि ऐसी भी क्या चीज है कि किसी ने उनकी बिल्डिंग के ऊपर इतना भयंकर वाला अटैक कर दिया है। इसलिए अब पीटर सीधा पहुंच जाता है डीडीसी की बिल्डिंग के अंदर, जहां पे उसकी स्कैनिंग होती है और फिर से उसे कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। लेकिन पीटर ने इस बार भी अपने कपड़े नहीं उतारे थे और यहाँ के डायरेक्टर बिल उसे अपने साथ ले जाते ऑफिस में बैठ के बातचीत करते हैं। वहां पे काफी सारे वेपन्स रखे थे। पीटर उन सबको देखता है, बड़ा खुश भी होता है कि चलो यार, यहाँ पे तो बढ़िया बड़े ऐसे वेपन्स हैं कि अगर कल को कुछ भी हो जाए तो आराम से पीटर उनका इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि डीओडीसी एक ऐसी कंपनी भी थी जहां पे वो स्पेशल पावर वालों को जिंदा नहीं रहने देते थे, या फिर उनके ऊपर रिसर्च करते थे, या फिर उन्हें बिल्कुल अलग थलग रखते थे। बट पीटर से उनकी खासी दोस्ती थी और अब तो वो पीटर को अपना पार्टनर बना के यह कह देते हैं कि तुम्हें उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पीटर ने पूछ ही लिया था बिल से कि वीमैक्स के बारे में तुम क्या जानते हो। तो बिल कुछ भी नहीं जानता था और बस ये कहता है कि तुम्हें यहाँ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आगे कभी भी कोई भी थ्रेट आ सकती है। पीटर हाँ कह देता है, लेकिन उसे यह चीज तो पता चल रही थी कि कोई तो ऐसी चीज है जो कि शायद बिल छुपा रहा है, या फिर वीमैक्स से रिलेटेड चीज उसे आगे जाके जरूर पता चलेगी। जिसके बाद में पीटर एक कैफे के अंदर बैठा था, अपने पुलिस ऑफिसर से बात कर ही रहा था केस से रिगार्डिंग, और तभी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड नेट की आवाज सुनाई देती है।
ऐसा लग रहा था कि नेड एक पार्टी में जाने के लिए कुछ चीजें खरीद रहा है और उसके पीने की आदत, जो कि छोटी मोटी ड्रिंक्स है, वो अभी भी चल ही रही है। इसीलिए पीटर अब पीछा करते करते सीधा एमजे के घर पे पहुंच जाता है, जहां पे एक हाउस वार्मिंग पार्टी थी। हम सभी को पता है कि पीटर के साथ में एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उसे अब कोई भी नहीं जानता, हर कोई भूल गया है उसे। तो वह अपनी गर्लफ्रेंड एमजे के पास नहीं जा सकता, अपने बेस्ट फ्रेंड नेट से गले नहीं मिल सकता, बस वह उन्हें देख रहा था। लेकिन फिर भी कमरे में होने के कारण यह दोनों ही उससे बात करते हैं। पीटर को अच्छा तो लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा लगता है कि कोई उसे पहचान नहीं रहा है। साथ ही में यह भी पता चलता है कि एमजे का एक नया बॉयफ्रेंड बन गया है, जो कि उसे किस कर रहा है। जिसके बाद तो पीटर का बहुत गंदा वाला दिल टूट जाता है। उसे सारी की सारी फ्लैशबैक यादें आ जाती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनली हार्ट ब्रेक होके इधर उधर कूद रहा था, अपने घर की तरफ जाता है। कह सकते हैं कि उसके पास में जितने भी सेल्स थे, जो कि आधे स्पाइडर के थे, वो बहुत ज्यादा बूम कर जाते हैं, बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है, क्योंकि म्यूटेशन के कारण जो उसके स्पाइडर सेल्स हैं वो उसके ह्यूमन सेल्स को ओवरपावर कर रहे थे। इसी के लिए वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके अंदर से ऑटोमेटिकली ही ऑर्गेनिक वेव भी निकलने लगा था, क्योंकि वो हाइड्रोवेव से काम करता था। उसके हाथों के अंदर हाइड्रोवेव लगे हुए थे, वहीं का उसी शूटर को इस्तेमाल में लेता था। उसे अपनी आंट की भी याद आती है और जब वह सुबह उठता है तो एक वेव का कून के अंदर मिलता है, खुद को नीचे गिरता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है। इसलिए अब उसे ये सारी चीजें टेस्ट करनी थी, लेकिन घर तो उसे जाना था कि ऐसी तैसे किसी के भी कपड़े पहन के वो घर पहुंचता है और अपने एआई सिस्टम से पूछता है कि बताओ आखिर मेरी बॉडी में हो क्या रहा है। जहां पे उसकी एआई सिस्टम बताती है कि जरूर तुम्हें कोई मेंटली ट्रॉमा हुआ है, या फिर तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, या फिर सोच रहे हो, इसलिए तुम्हारे स्पाइडर सेल म्यूटेट करके ओवर पावर कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वह तुम्हें पूरी तरीके से ओवर पावर कर देंगे। तो तुम्हें या तो रेस्ट करना चाहिए या फिर इसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे पीटर को समझ में आ गया था कि उसे किसी ना किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर जो प्रॉपर स्पाइडर वाले जीन्स है वह अगर उसके ऊपर ओवर पावर कर गए तो वह ऐसे नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस चीज के सिस्टम को वो समझ भी नहीं पा रहा है, ना ही हैंडल कर पा रहा है। और इसी टाइम पे खबर आती है कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर स्कॉर्पियन भाग गया है और वह सबके ऊपर अटैक कर रहा है। फटाफट से पीटर यानी कि हमारा स्पाइडरमैन खुद के फॉर्म में आके स्कॉर्पियन को पकड़ने के लिए भागता है। इनके बीच में गजब की फाइट होती है, लेकिन फिर से ऐसा लग रहा था कि स्कॉर्पियन को किसी ने पोजेस कर रखा है। वह खुद के सेंसेस में नहीं है, बल्कि किसी और के जैसे बात कर रहा है। तो आखिर वह कौन हो सकता है? जब तक यहाँ पे काफी सारे लोग आए तब तक स्पाइडरमैन के अंदर भी यानी कि पीटर पार्कर के अंदर भी दूसरा वाला म्यूटेशन एकदम हाई पे था, इसलिए वो लोगों को इंजर्ड कर चुका था। यानी कि एक पुलिस वालों की गाड़ी आ रही थी और गलती से उसने उसे ही इंजर्ड कर दिया, जबकि पीटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोगों को कभी मारता नहीं था, बल्कि हमेशा उन्हें बचाने के बारे में या फिर क्रिमिनल्स को एक मौका देने के बारे में सोचता था। तभी यहाँ पे उसकी ऑफिसर कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुमने किसी और को बचाने के चक्कर में इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तुम प्लीज थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि इस वक्त पीटर के सर में बहुत तेज पेन ट्रिगर करता है कि वो इस दर्द को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे पीटर खुद के बारे में जानने के लिए अगले दिन सीधा ब्रूस बैनर यानी कि हमारे हल्क के पास में पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि आप अपने इस हल्क वाले फेस को कंट्रोल कैसे करते हैं। जब ब्रूस बैनर खुद के इस सिस्टम को बताता है कि कैसे वह जब भी गुस्से के अंदर आते हैं तो उसका ये सिस्टम उसे शांत कर देता है। उसके जितने भी सेल्स हैं उन्हें ऑटोमेटिकली इस तरीके से बिहेव करने के लिए कहता है कि वो इंसान के अंदर ही बना हुआ रहता है। इससे पहले ही यह सिस्टम उसे अलर्ट कर देता है और वह कभी भी तबाही नहीं करता है। तभी पीटर का दिमाग एक ऐसी चिप को बना चुका था जहां पे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके और इसी के साथ में अपने सेल्स को भी कंट्रोल कर सके। यानी कि अगर उसके अंदर वेब सेल्स हैं तो वो वेब को दबा दे और उसके जो इंसानी वाले अच्छे सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली काम करते रहे। तो यहाँ पे ब्रूस बैनर का कहना था कि यह एक खतरनाक वेपन भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम गलत वक्त पे ही हमारे सारी पावर को प्रेस कर दे तो सही टाइम पे हमें वो पावर मिल भी नहीं पाएगी। तब तो सोचो यह चिप हमारे लिए ही कितना बड़ा खतरा बन जाएगी। लेकिन पीटर को समझ में आ चुका था कि उसके लिए सिर्फ यही चिप है जो कि एक काम करेगी, क्योंकि उसके जो गलत सेल्स हैं, वेब सेल्स जो हैं, वो बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रहे थे और वो इस चीज को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे ये चीज ठीक करनी ही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बार बार में इतनी ज्यादा हीट होने से वो चिप कंटिन्यूअसली काम नहीं कर रही थी
उस चिप को काम कराने के लिए और खुद के ऑर्गेनिक वेब को देखने के लिए वह कंटिन्यूअसली टेस्ट भी करता जा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा कॉमेडी भी थी, क्योंकि ऑर्गेनिक वेब जब निकल रहे थे वो चीज पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके हाथ से वेब नहीं निकलती थी बल्कि वो शूटर से काम करता था। और इसी वक्त यहाँ पे वही पॉजिस्ट वाली चीज हर एक इंसान के अंदर जंप करके पीटर से बात कर रही थी कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, तुम लेट हो, तुम जल्दी हो, हर तरीके की चीजें पीटर को परेशान कर रही थी। पीटर को बस जानना था कि आखिर यह कौन है जो इस तरीके से बार बार में उसके पास आ रहा है, और इसी के साथ में उसे आगाह भी कर रहा है कि डीओडीसी से उसे दूर रहना है, अपने काम से काम रखना है। पीटर नहीं चाहता था कि वह किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाए, लेकिन फिर भी अपने इस नए स्पाइडरमैन वाले अवतार को कंट्रोल नहीं करने के चक्कर में वह ऑलरेडी काफी सारा डैमेज कर देता है। और अब तक तो पीटर को यह भी पता चल चुका था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एमजे वो भी जल्दी बहुत बड़े खतरे में आने वाली है। इसलिए पीटर बिना कुछ सोचे समझे सीधा एमजे के घर पे पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। एमजे पहले मना करती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि स्पाइडरमैन को कौन मना कर सकता है। पीटर के सामने एमजे आती है और ऐसा लग रहा था कि मानो एमजे की सारी याददाश्त लौट आई है, इसलिए पीटर भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। खुद का मास्क कटा लेता है, उससे गले मिलता है और कहता है कि ऐसा एक मोमेंट भी नहीं किया था जब उसने एमजे को याद नहीं करा। अब वो उसे हक करता है, किस करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह तो एमजे नहीं बल्कि एमजे के अंदर वही पॉजेस वाली चीज आई हुई है कि किसी ने उसे पजेस कर रखा है, वो असली वाली एमजी नहीं है। और बातों में भी ऐसा लग रहा था कि वो पीटर को बस आगाह करना चाह रही थी कि वो एमजे के साथ में कभी भी कुछ भी कर सकती है और एमजे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। गुस्से के अंदर आके पीटर के ऊपर वही वेब सेल्स बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, उसकी आंखें एकदम ब्लैक हो जाती है और वो गुस्से के अंदर आके एमजी को ही धक्का दे देता है। हालांकि वो एमजी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो चीज थी वो उसे जरूर मारना चाहता था। वो एमजी को तो सही टाइम पे रेस्क्यू कर लेता है और इसी के साथ में जो चीज उसके अंदर थी वो भी भाग जाती है। अब एमजी यहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंची, प्लीज मुझे अपने घर पे छोड़ दो। जिसके बाद में पीटर एमजे को लेके घर नहीं जाता बल्कि एकदम सेफ प्लेस पे ले जाता है, क्योंकि अब तक एमजे के लिए बहुत बड़े डेथ थ्रेट आ चुके थे कि एमजे को कभी भी मारा जा सकता है। वह मदद लेने के लिए सीधा फ्रैंक के पास पहुंचता, यानी कि पनिशर के पास में ऑलरेडी उसके घर पे बहुत अमेजिंग से ट्रैप लगे हुए थे जो कि इन्हें मार ही देते, लेकिन फिर भी बचते बचाते यह लोग फ्रैंक तक पहुंच गए थे। वह फ्रैंक से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि इस लड़की को अपने पास रख लो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसकी जान खतरे में है। फ्रैंक मना करता है कि वह किसी की मदद नहीं करता, लेकिन पीटर यहाँ पे लड़ने लग जाता है कि मैंने भी तो तेरी जान बचाई थी, और इनकी लड़ाई गाइस बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। फिर भी इसके चलते फ्रैंक यानी कि पनिशर एमजे को रहने के लिए हाँ कर देता है। यह लोग एक ही जगह पे रह रहे थे और इसी के साथ में पीटर अपनी उस चिप के ऊपर काम कर रहा था जो कि बार बार में गर्म होके फट जाती है, या फिर कह सकते हैं कि काम करना बंद कर देती है। एमजे ने इसी से रिलेटेड स्टडीज कर रखी थी बायोकेमिकल की, तो वह इस चिप को देखती है और उसके बाद में पीटर की हेल्प करते हुए इस चिप को पूरी तरीके से बदल देती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम रही थी वो मास की वजह से थी कि काफी ज्यादा नजदीक होने के कारण इसका हीट लेवल बढ़ जाता है और इसीलिए यह बार बार बंद हो जाती है या फिर डीएक्टिवेट हो जाती है। पीटर फटाफट से इस प्रॉब्लम को दूर करता है और उसके बाद यह चिप एकदम परफेक्ट हो चुकी थी। पीटर को समझ में आ गया था कि अगर यह जब उसके ऊपर काम कर रही है तो फिर यह दुनिया के किसी भी ऐसे इंसान पे काम कर सकती है जिसके अंदर पावर्स हैं और उसकी पावर्स को दबाया भी जा सकता है। अब तक यहाँ पे पीटर ने पता लगा लिया था कि इन सब के पीछे कौन है। पता चलता है कि एक लड़की है जिसका नाम जीन ग्रे है, वो वीमैक्स को ढूंढ रही है और इसी के साथ में जीन की एक बहन और भी है और उसका रिलेशन भी डीओडीसी से ही है। तो अब पीटर को पता लगाना था कि आखिर यह जीन ऐसा क्यों कर रही है, उसका वीमैक्स से क्या लेना देना है, डीओडीसी से क्या लेना देना है, वो क्या चाहती है। तो यह इसका पूरा का पूरा टारगेट था। कुछ ही देर के अंदर यह भी पता चल चुका था कि डीओडीसी के ऊपर एक बहुत बड़ा वाला अटैक हो गया है। यह सब कुछ जेन करवा रही है, इसलिए पीटर को फटाफट से भागना ही था। वो यहाँ पे एमजे को छोड़ के जाता है, फ्रैंक यहीं पे था, लेकिन यहाँ पे एमजे फ्रैंक को कहती है कि भाई अगर तुम इस सिचुएशन में होते तो क्या तुम्हें पीटर छोड़ के जाता, तो तुम भी उसकी मदद करने के लिए जाओ। पीटर यहाँ पे डीओडीसी की बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका था जहाँ पे बहुत भयंकर वाला अटैक और कोई नहीं बल्कि हमारा ब्रूस बैनर यानी कि हल्क कर रहा था। पूरी तरीके से बिल्डिंग को वो चकनाचूर कर रहा था और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। पीटर यहाँ पे आता है, उसे फाइट करता है। हल्क से आखिर कौन लड़ पाता है, फ्रैंक भी आ चुका था। ये दोनों ही मिलके हल्क से फाइट करते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग सी जबरदस्त फाइट हो रही थी, लेकिन फ्रैंक अब हल्क से लड़ना नहीं चाहता था।
इसलिए पीटर उसे कह देता है, यानी कि स्पाइडरमैन उसे कह देता है कि जाके तुम उस लड़की को पकड़ो, मैं इसे संभालता हूँ। पीटर और हल्क के बीच में शानदार वाली फाइट हो रही थी, लेकिन जैसे ही फ्रैंक यानी कि पनिशर जीन के पास में जाता है, जीन उसे भी पजेस कर लेती है और अपने कामों में लगा देती है। यानी कि अब हर दरवाजा खुलवाएगी जिसके अंदर डीओडीसी का डायरेक्टर और भी बाकी सारे लोग। अब तक हल्क और पीटर के बीच में फाइट चल रही थी और अब पीटर बस ये चाहता था कि हल्क के गर्दन पे वो वही चिप लगा दे, जिससे कि उसके सारे के सारे ये जो भयंकर वाले सेल्स हैं जो कि उसे अग्रेसिव कर रहे हैं, वायलेंट कर रहे हैं, वो सब शांत हो जाए। लेकिन पीटर ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो चिप नहीं लगा पाता है। आखिर के अंदर जीन ही निकल के बाहर आती है और कहीं ना कहीं पीटर ने भी हेल्प को शांत कर दिया था। इसीलिए हेल्प को खुद ही यह समझा देता है कि वो ये सारी चीजें गलत कर रहा है और वो बिल्डिंग से जंप कर जाता है। अब रही बात जीन की, तो जीन यहाँ पे डायरेक्टर बिल के पास में पहुंच चुकी, लेकिन तभी वहां पर पीटर आ जाता है और उसकी मदद से ही जीन को बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो पीटर की गोद में ही थी और लाश नाम सैरा लेती है। तो पीटर सोचने में पड़ जाता है कि आखिर सेरा कौन है और इसने इस वक्त पे क्यों नाम लिया होगा। जिसके बाद में अब जीन को सीधा अरेस्ट करके उस जगह पे ले जाया जाता है कि आखिर जीन ये सब काम कैसे कर रही है। यहाँ पे पीटर बिल से पूछने की कोशिश भी करता है कि उसने अपना आखिरी नाम सेरा लिया था तो सेरा का क्या लेना देना है, तुमसे भी मैक्स का क्या लेना देना है। तब भी बिल यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पीटर जब तक वापस लौटता है एमजे के पास में, तब तक उसे पता चलता है कि एमजे ने वो लेटर पढ़ लिया था जो कि 4 साल पहले पीटर ने लिखा था। हालांकि एमजे उस लेटर को पढ़ के थोड़ी सी इमोशनल थी और यह भी जानना चाहती थी कि पीटर के फेस के पीछे यानी कि असली स्पाइडरमैन कौन है और जो उसे प्यार करता है वो कौन है। स्पाइडरमैन अपना फेस मास्क उतार देता है, पीटर निकल के बाहर आता है। लेकिन एमजे ये चीज रिवील करती है कि जो भी उसे प्यार करता था वो पता नहीं कौन से यूनिवर्स का था या कौन सा लड़का था, उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन एमजे इस वक्त पे तो पीटर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। यह चीज सुन के पीटर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि भाई साहब एमजे उससे दूर हो चुकी है, कि किसी चीज को बचाने के चक्कर में उसकी खुद की लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। वो एमजे की बस हेल्प कर रहा था और एमजे अब यहाँ से जाती कैसे है, इसलिए एमजे ही कहती है कि मुझे घर छोड़ दो। पीटर उसे लेके घर जाता है और इसी के साथ में वो उसे ऑफर करती है कि थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाओ, नेट से मिलके जाना। नेट जब यहाँ पे आता है और यह पता करता है कि भाई साहब पीटर तो उनके घर के अंदर है, स्पाइडरमैन उनके घर में है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली अब स्पाइडरमैन को देख के नेट एक्स्ट्रा एक्साइटेड था। अपनी बहुत सारी चीजें बताता है, अपने इनोवेशंस बताता है और वो हमेशा स्पाइडरमैन से मिलना चाहता था। यह सारी चीजें रिवील करता है। यह दोनों आपस में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। यानी कि काफी टाइम बाद स्पाइडरमैन अपने दोस्तों के बीच में बैठा था और दोस्तों के बीच में बैठना तो गाइस सबसे अमेजिंग चीज होती है। तभी यहाँ पे पीटर यालेना से बात करता है और उसे भी सैरा और वीमैक्स से रिलेटेड चीजें बताता है कि उसकी एक बहन थी जिन ग्रे के पास में पावर्स की वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, किसी को भी पजेस कर सकती है। तब यहाँ पे पीटर को थोड़ी बहुत तो गड़बड़ी लगी रही थी कि आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो कि उससे छूट रही है। तब हमें यहाँ पे जीन की पास्ट स्टोरी बताई जाती है कि आखिर सच्चाई क्या थी। जीन की एक बहन सैरा थी जो कि उसी की तरह इन पावर्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस वक्त सेरा के पास में पावर्स ज्यादा थी। वही जीन को लोगों को पजेस करना सिखाती थी, पावर जंप करना सिखाती थी कि यह कैसे किया जा सकता है। 23 मीटर तक के अंदर ये लोग आराम से जंप कर सकते थे और धीरे धीरे जंप करके ये लोग काफी दूर तक जा सकते थे। और जैसे ही किसी इंसान से पावर हटानी है तो डायरेक्ट इनके अंदर ही आएगी। इसी तरीके से ये लोग अपने खेल खेल रहे थे और तभी यहाँ पे डीओडीसी के डायरेक्टर यानी कि बिल को इस पावर के बारे में पता चल जाता है और उसे एक्सपेरिमेंट करने थे। जानना था कि ये पावर आखिर कहाँ से आई, कैसी बनी या फिर कहीं से मिली, तो इसलिए वो सैरा को अपने साथ बेहोश करके लेके जा रहे थे। जीन भागती हुई आती है लेकिन सेना ने अपनी बहन को बचाया और उसे बेहोश करके या फिर कह सकते हैं पजेस करके दूर कर दिया और अभी वही जीन अपनी बहन को वापस पाना चाहती है। हम देखते हैं कि बिल ने जीन को बहुत बुरी तरीके से कैप्चर कर रखा है और जीन आते ही अपनी बहन बस सेरा के बारे में पूछ रही थी। लेकिन अब जीन भी खुद एक टारगेट बन चुकी थी, खुद एक माउस बन चुकी थी एक्सपेरिमेंट का, जहां पे उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले थे। अब जब यही चीज स्पाइडरमैन को रियलाइज हो चुकी थी तो वो जीन को बचाने के लिए निकल चुका था और सारी सच्चाई के बारे में भी पता लगाने के लिए निकल चुका था। वहां पे वह डीओडीसी के बाहर आता है, लेकिन डीओडीसी को अब पूरी तरीके से यह समझा दिया जाता है कि स्पाइडरमैन को तो अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देना। इसलिए वहां पे थोड़ी बहुत कॉमेडी होती है, काफी सारा एक्शन होता है और इसी के साथ में द हैंड की पूरी टीम भी लगी हुई थी जो कि स्पाइडरमैन को रोकने के लिए लगी हुई थी।
हम यहाँ पे बिल को देखते हैं जो कि जीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसके जंप्स को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर जितनी भी ये पावर चल रही है, जम चल रहे हैं, अगर उसका रेप्लिका बन जाए तो वो आराम से किसी भी दिमाग के अंदर उसे पेस्ट कर सकते हैं और आराम से इस पावर को किसी को भी दे सकते हैं। यानी कि ऐसी पावर वाले वो और भी लोगों को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है, जिसकी जो पावर होती है वो तो उसी की होती है। ओरिजिन वाली भी तो चीज होती है। अब यहाँ पे ये चीज बिल्कुल कौन समझाए, इसलिए जीन को बहुत ज्यादा प्रेशर करके उसकी पावर्स निकाली जा रही थी। लेकिन तब तक एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जीन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो ऊपर देख लेती है वेंट पे, उसी पे भी मैक्स लिखा था। इसका मतलब था कि जीन की बहन सैरा को भी यहीं रखा गया था और वह यहीं पे मारी गई थी। जिसके बाद तो जीन के गुस्से का कोई कंट्रोल ही नहीं था। वो अपने गुस्से से इतना बड़ा ब्लास्ट करती है कि उसकी पावर इतनी भयंकर हो जाती है कि एक ऐसी शील्ड बन जाती है जिससे कि हर एक इंसान रुक जाता है। वो इवन 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। यह जितना भी आइलैंड था, 1 अड़ किमी का पूरा एरिया एकदम फ्रीज हो चुका था। हम यहाँ पे पनिशर को देखते हैं जो कि घूम रहा था और उससे देख पा रहा था शील्ड के अंदर की लोग हिल नहीं पा रहे हैं और वो खुद भी अब इस जीन को रोकना चाहता था। पनिशर को भी स्पाइडरमैन ने जीन के बारे में बता दिया था। अब हम यहाँ पे स्पाइडरमैन को देखते हैं, यानी कि पीटर को, जो कि अंदर आके बैक टू बैक सबसे फाइट कर रहा था। द हैंड की अमेजिंग वाली फाइट चलती है, बहुत बुरी तरीके से पीटर पिटता है, लेकिन आखिर के अंदर वो करता क्या, उसे बात तो करनी ही थी। लेकिन फिर भी वो कैसे तैसे द हैंड वालों को हरा के फाइनली जीन के पास में पहुंच जाता है। और यहाँ पे जीन उसे टॉर्चर करती हुई कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस पाऊंगी? मैं सच में घुस पाऊंगी। और इस बार खुद पीटर उसे अलाउ करता है उसके दिमाग में घुसने के लिए। तब हम यहाँ पे देखते हैं इतनी बड़ी फाइट के बाद, जब जीन को खुद पता चलता है कि यहाँ पे पीटर ऐसा नहीं है कि वह मौज मस्ती कर रहा है, घूम रहा फिर रहा है, और सिर्फ जीन ही है जिसे सबसे ज्यादा दुख हुआ है अपनी बहन के जाने का। बल्कि पीटर भी ऐसा है जिसने अपनी माँ को खोया है, अपनी आंट को खोया है, अपने दोस्तों को खोया है, उसके साथ में कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी वह रुका नहीं है, अपनी इन पावर्स का सही इस्तेमाल करा है, गलत इस्तेमाल नहीं करा है, बल्कि वो कभी भी टूटा नहीं है। जिसके बाद में अब जीन थोड़ी सी रिलैक्स होती है और अब पीटर को अपना दुश्मन मानने की बजाय दोस्त मानती है। ये दोनों अपनी बात शेयर करते हैं, अपने दुखों को शेयर करते हैं। लेकिन तब तक तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। पनिशर, जो कि बहुत दूर खड़ा था, उसे जीन को मारना था, उसने टारगेट कर लिया था। लेकिन सही टाइम पे स्पाइडरमैन के जो सेल्स थे वो एकदम ठीक तरीके से काम करके उसे ये आगाह कर देते हैं कि कोई गोली आ रही है, जो कि उसने अब खुद के ऊपर खा ली थी। जीन को बचा के यहाँ से भगवा दिया था कि तू भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे सब पकड़ लेंगे। अब तक सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी। पीटर हद से ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, उसका सूट फाड़ के उसका ट्रीटमेंट भी करा गया और उसकी सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि शायद वह बचता भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि जीन उसे प्रोटेक्ट कर रही है, खुद की पावर से उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। आखिरकार पीटर की आंखें खुलती है। वो हॉस्पिटल के अंदर था, सामने पनिशर था और इस बार वो रो रहा था। फ्रैंक को आज से पहले कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा, लेकिन इस बार वो पीटर के इतने इंजर्ड होने के चक्कर में रो बैठा। और यह चीज पीटर को बहुत ज्यादा मजाक वाली लग रही। वो हंसता है और देखता है कि हर कोई पीटर के जिंदा होने का वेट कर रहा है। पीटर नहीं, खैर स्पाइडरमैन, क्योंकि असली नाम तो उसका कोई जानता ही नहीं है। हर कोई स्पाइडरमैन को अप्रेस कर रहा है कि कहाँ है वो, बस ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, क्योंकि वो हम सबका बहुत बड़ा वॉरियर है, वो हम सबको बचाता है। तो सारी चीजों के अंदर पीटर बहुत खुश हो रहा था और यहाँ से आइडेंटिटी चेंज करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि पनिशर ने उसका मास्क पहन रखा था। तो सबको लगा कि स्पाइडरमैन तो ऊपर खड़ा है। अब तक यहाँ पे पीटर बाहर निकल के आ चुका था। हम जीन को भी देखते हैं, जो कि अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए यहाँ से निकल गई थी। पीटर अपनी आंट की ग्रेव पे आता है, फूल चढ़ाता है और उसके बाद में अपनी ऑफिसर से बात करके किसी नए मिशन के लिए भी तैयार था पूरी तरीके से। इवन अब उसे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि म्यूटेशन होने के बाद में उसके सेल्स कंबाइंड हो गए थे, ओवर पावर नहीं कर रहे थे। रही बात उसके दोस्तों की, तो वह उनसे भी अब मिल ही चुका था। हालांकि यह दोस्ती पुरानी दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो यहाँ से नई शुरुआत तो कर ही सकता है। रही बात अब पोस्ट क्रेडिट सीन की, मूवी खत्म होने के बाद में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन अब खुद की लोकेशन पे नहीं है, यानी कि उसका जो स्पाइडर वर्ड्स है, या फिर कह सकते हैं कि उसका डायमेंशन है, वह चेंज हो चुका है, वो कहीं और का ही दिखा रहा है। इसका मतलब है कि स्पाइडरमैन कहीं और चला गया है। जो नया डायमेंशन है जहां पे वो गया है वो डूम्सडे वाला है, वहां पे जाके उसे फाइट करनी है, क्योंकि वहां पे अब सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो वो वहीं गया है। तो इसी के साथ में गाइस ये अमेजिंग सी मूवी यहीं पे खत्म होती है। आप सभी लोगों को मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।